इस समय के आसपास मनुष्य अंतरिक्ष यात्रा भी करते हैं और अंततः वे क्लेंडातु ग्रह से एलियन की एक कीट प्रजाति की खोज करते हैं जिसे वे बग कहते हैं। तब से मनुष्य और बग लगातार क्षेत्रों के लिए युद्ध में हैं और सैन्य संगठन मानवता के भविष्य के लिए लड़ने के अवसर को बढ़ावा देने के लिए वीडियो विज्ञापन जारी करते रहते हैं। इन वीडियो में अक्सर सैनिकों को युद्ध के बीच में दिखाया जाता है जो अपने सभी हथियारों और कौशल के साथ कीड़ों का पीछा करते हैं, लेकिन जब कीड़े सैनिकों पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं तो फुटेज काट दिया जाता है। पृथ्वी पर एक स्कूल की कक्षा में प्रोफेसर रास्कजक अपने छात्रों को विश्व इतिहास और सेना के महत्व के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन छात्र रिको अपनी प्रेमिका कार्मेन को मूर्खतापूर्ण डूडल भेजने में अधिक रुचि रखता है। जब रास्कजक रिको से एक प्रश्न पूछता है तो वह सही उत्तर देने में सफल हो जाता है, लेकिन रास्कजक फिर भी उसे केवल पाठ को दोहराने के लिए डांटता है बजाय इसके कि वह इसे वास्तविक रूप से समझे। कक्षा के बाद रिको और कार्मेन अपनी गणित की परीक्षा के परिणाम देखते हैं। कार्मेन के अंक बहुत अच्छे हैं क्योंकि वह फ्लीट अकादमी में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, जिसमें वह शामिल होने के लिए बेताब है। जब रिको अपने स्कोर की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसे केवल 35% अंक मिले हैं और उसका दोस्त कार्ल स्क्रीन पर स्कोर को बड़ा करके रिको को चिढ़ाता है ताकि सभी देख सके। बाद में कार्ल पूछता है कि कार्मेन के साथ चीजें कैसी चल रही हैं, उसे याद दिलाते हुए कि डेजी नाम की एक लड़की उससे प्यार करती है, लेकिन रिको जोर देकर कहता है कि वह केवल कार्मेन चाहता है। इसके बाद वे एक और कक्षा में जाते हैं जहां उन्हें सिखाया जाता है कि बग एलियन को कैसे खोला जाए और उसके सभी अंगों की पहचान कैसे की जाए। रिको बिना किसी परेशानी के यह सब कर लेता है, लेकिन कार्मेन बीमार महसूस करने लगती है। दोपहर में रिको कार्ल के साथ अपनी मानसिक क्षमता का परीक्षण करता है, जो एक महान मानसिक व्यक्ति है। कार्ल ने अपने पालतू जानवर के मस्तिष्क में सीधे संदेश भेजने में भी कामयाबी हासिल की है, जिससे वह जो चाहे कर सकता है। वह रिको को भी प्रशिक्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन रिको के पास कौशल नहीं है और वह कार्ल के कार्ड का अनुमान लगाने में विफल रहता है। कार्मेन को किसी और के हाथों खोना नहीं चाहता, इसलिए रिको उसके लिए सेना में भर्ती होने का फैसला करता है। जब वह अपने माता पिता को इसके बारे में बताता है तो वे बहुत निराश होते हैं और उसे अंतरिक्ष की रोमांचक छुट्टियों की यात्रा पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अनिर्णित रह जाता है। बाद में स्कूल डांस में रिको कार्मेन की तलाश में जाता है, लेकिन उसे जेंडर से बात करते हुए पाता है। ईर्ष्या महसूस करते हुए रिको कार्मेन को डांस के लिए ले जाता है और रिको उसे बताता है कि वह उसके साथ सेना में शामिल होगा। अगले दिन पंजीकरण कार्यालय में रिको मोबाइल पैदल सेना के लिए साइन अप करता है। कार्मेन पायलट इकाई में शामिल हो जाती है और कार्ल खुफिया विभाग में शामिल हो जाता है। उनके कागजात प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अधिकांश अंग गायब हैं, लेकिन इससे वे डरे नहीं। अलग होने से पहले तीनों ने कसम खाई कि वे हमेशा दोस्त रहेंगे। घर पर रिको अपने भविष्य के चुनाव को लेकर अपने माता पिता से बहस करता है। अंत में उसके पिता ने उसे उसके पैसे से वंचित कर दिया और रिको घर से कुछ भी नहीं लेकर निकल गया, सिवाय उसके वर्तमान में पहने हुए कपड़ों के। बाद में प्रस्थान स्टेशन पर रिको और कार्मेन अलविदा कहते हैं, यह वादा करते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे को पत्र लिखेंगे। इस बीच सेना के विज्ञापन अधिक से अधिक हिंसक होते जा रहे हैं, जो जनता को दिखाते हैं कि कीड़े उनके बहादुर सैनिकों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाद में प्रशिक्षण शिविर में नए लोग अपने प्रशिक्षक सार्जेंट जिम से मिलते हैं। रंगरूटों की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए जिम पूछता है कि क्या कोई उसे हराने की कोशिश करना चाहता है। एक रंगरूट स्वयं सेवक बन जाता है और हमला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जिम आसानी से उसे हरा देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। उस समय डिजी आती है और कहती है कि उसने रिको के साथ रहने के लिए जिम की यूनिट में स्थानांतरित होने का अनुरोध किया था। जिम उसका भी परीक्षण करता है और जबकि वह आसानी से डिजी को हरा देता है, कम से कम कार्मेन के पास कुछ और चालें हैं और उसे रहने की अनुमति है। बाद में दोपहर के भोजन के दौरान रिको लाइन काटने के लिए एस नामक एक रंगरूट को बुलाता है। एस इस बात से काफी प्रभावित होता है कि रिको उसका सामना कैसे करता है और वे दोस्त बन जाते हैं। दिन के बाकी समय रंगरूटों को एक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ता है, जो उनके सभी कौशल का परीक्षण करता है। जब चाकू फेंकने का समय आता है तो एस गतिविधि के बारे में शिकायत करता है और जिम उसके हाथ पर चाकू फेंक कर उसे दंडित करता है। रिको अब बहुत दुखी और भावनात्मक रूप से अस्थिर है। अगले दिन रिको का दस्ता एक लड़ाई सिमुलेशन में भाग लेता है जहां वे लाइव गोला बारूद का उपयोग करेंगे। पहले तो सब ठीक चलता है और वे जल्दी से अपने दुश्मन को मार गिराते हैं, लेकिन रिको के साथियों में से एक हेलमेट में समस्या है और रिको इसे उतार देता है। इस प्रक्रिया में एक रंगरूट गलती से टीम के साथी के सिर में गोली मार देता है और उसे मार देता है। बाद में रिक्रूट तुरंत अपराध बोध से इस्तीफा दे देता है और रिको को उसके स्क्वाड कमांड ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाता है, जिसे एस को सौंप दिया जाता है। मीटिंग के बाद रिको को बाहर बांध दिया जाता है और उसे काटने के लिए कुछ दिया जाता है, जबकि उसे सभी को देखने के लिए दर्दनाक कोड़े मारे जाते हैं। इस बीच स्पेसशिप में कैप्टन चाहता है कि कार्मेन और जेंडर आधिकारिक तौर पर टीम बनाकर क्रू में शामिल हो जाए। दोनों रणनीति पर चर्चा करते हुए समय बिताने के लिए खुश हैं और जब वे चुंबन करने वाले होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के अचानक बदलाव से उन्हें बाधित किया जाता है। स्कैन करने पर उन्हें पता चलता है कि संगरोध क्षेत्र से एक क्षुद्र ग्रह तेजी से उनकी ओर आ रहा है। कार्मेन नियंत्रण संभालती है और अपने कौशल का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह से बचने के लिए कुशल आपातकालीन बचाव करती है। हालांकि इस प्रक्रिया में जहाज का एक हिस्सा अभी भी खो गया है। पैदल सेना में वापस रिको सेवा से इस्तीफा दे रहा है। डिजी उसे इसके बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि कार्मेन ने उससे संबंध तोड़ लिया है, इसलिए उसके पास रहने का कोई कारण नहीं है। फिर रिको अपने माता पिता को माफी मांगने के लिए कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वह घर आ जाएगा, लेकिन सिग्नल हस्तक्षेप से उनकी कॉल अचानक बाधित हो जाती है। समाचार प्रसारण बेस के सभी स्क्रीनों पर एक विनाशकारी अपडेट दिखा रहा है। बग्स द्वारा भेजा गया क्षुद्र ग्रह उनके गृहनगर से टकराया है और रिको के माता पिता सहित लाखों लोगों को मार डाला है। इस घटना के कारण संघीय परिषद क्लेंडातु पर बग्स को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला करती है और रिको अपने परिवार का बदला लेने के लिए वहीं रहने का फैसला करता है। कमांडर इन चीफ उसे सेवा में वापस आने की अनुमति नहीं देना चाहते, क्योंकि उसने कुछ मिनट पहले ही औपचारिक रूप से त्यागपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन जिम ने रिको के त्यागपत्र को फाड़कर ऐसा दिखाया कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं। कुछ समय बाद वे सभी शटल के बेड़े में क्लेंडातु के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि ग्रह पर उतरने से पहले ही सैनिकों पर पहले से ही एक हल्के प्लाज्मा द्वारा हमला किया जा रहा है।
जैसे ही विभिन्न शटल पर हमला होता है और उनके चारों ओर विस्फोट होने लगते हैं, कारमेन और जेंडर हमलों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वे मारे जाते हैं। जब शुरुआती हवाई हमलों से बचने वाले सैनिक ग्रह पर उतरते हैं तो वे बिना समय बर्बाद किए अपना जवाबी हमला करते हैं। करीब से देखने पर वे देखते हैं कि हल्के प्लाज्मा बड़े कीड़ों से आ रहे हैं। वे इन बड़े कीड़ों पर परमाणु बम गिराकर अपना हमला शुरू करते हैं। फिर वे सभी हमला करते हैं और मनुष्यों और कीड़ों के बीच एक पूरी तरह से युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि कीड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है और वे जल्दी से उन्हें घेर लेते हैं, जिससे लोग बाएं और दाएं मारे जाते हैं। अपने साथियों को कीड़ों द्वारा बेरहमी से मारे जाते देख मोबाइल पैदल सेना पीछे हटने लगती है, जबकि कीड़े उनका पीछा करते हैं और जो भी धीमा होता है उसे मारते रहते हैं। छापे को कवर करने वाला रिपोर्टर भी पकड़ा जाता है और उसे भी खा जाता है, लेकिन चूंकि कैमरामैन रिकॉर्डिंग बंद नहीं करता, इसलिए कुछ सैनिकों को बीच में आना पड़ता है और राक्षस को गोली मारकर उसे बचा लेते हैं। दुर्भाग्य से एक और बग इसका फायदा उठाता है और उन पर अचानक हमला करता है, जिससे वे सभी जल्दी ही मर जाते हैं। रिको क्रोधित हो जाता है और बग को मारने तक गोली चलाना बंद नहीं करता, लेकिन मरने से पहले बग रिको के पैर में घाव कर देता है और वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह स्काई मार्शल हमला करने से पहले उचित खुफिया जानकारी एकत्र करने में लापरवाही के कारण इस्तीफा दे देता है। नया स्काई मार्शल बग से निपटने के लिए अपनी नई रणनीति बताता है। कहता है कि उन्हें समझने की जरूरत है। एक सैन्य वैज्ञानिक सुझाव देता है कि बग समाज में हाइव माइंड का नेतृत्व होना चाहिए। इस बीच कारमेन और चालक दल अंतरिक्ष में हमले से बचने में कामयाब हो जाते हैं। एक अंतरिक्ष यान के साथ उड़ान भरते हैं जो मुश्किल से वहां लटका हुआ है। स्टेशन पर लौटने पर उन्हें हताहतों की सूची मिलती है और कारमेन को उस पर रिको को देखकर बहुत दुख होता है। हालांकि यह गलत सूचना है। रिको वास्तव में बच गया और अब बेस पर एक चिकित्सा सुविधा में उसका इलाज किया जा रहा है। पता चलता है कि उसे रास्कजक ने बचाया था, जो सेना में शामिल हो गया है और एक अलग इकाई का लेफ्टिनेंट बन गया है। डिजी और एस रिको से मिलने आते हैं और उसे मृत घोषित किए जाने पर चिढ़ाते हैं, यह सोचकर कि यह हास्यास्पद है। जब रिको अंततः ठीक हो जाता है तो वह और उसके दोस्त रास्कजक की यूनिट में शामिल होते हैं, जिसे रफनेक्स कहा जाता है, जिन्हें क्लेंडाथू के आसपास के हर ग्रह पर मौजूद कीड़ों को साफ करने का काम सौंपा जाता है। अगले दिन रफनेक्स अपने मिशन पर आगे बढ़ते हैं। हवा से कीड़ों पर बमबारी करके उस क्षेत्र को साफ करने के बाद वे परमाणु बम गिराने के लिए कीड़ों के बिलों की तलाश शुरू करते हैं। अभी भी कुछ कीड़े हैं, लेकिन अब सैनिकों की संख्या उनसे अधिक होने के कारण वे उन्हें गोली मारकर मार डालने में तत्पर हैं। जब वे एक बड़ी सुरंग पर परमाणु बम गिराते हैं तो टैंकर नामक एक विशालकाय कीड़ा जमीन से निकलता है और अपने एंटीना से आग की लपटें छोड़ता है, जिससे सभी भागने लगते हैं। रिको वहीं रुक जाता है और कीड़े के ऊपर चढ़ जाता है। उसकी त्वचा में एक छेद कर देता है और फिर घाव पर ग्रेनेड गिरा देता है। फिर ग्रेनेड के फटने पर वह कूद जाता है और विशालकाय बग को मार देता है। हर कोई रिको की जीत पर खुशी मनाता है और रास्कजक रिको को अपने कॉर्पोरल के रूप में पदोन्नत करता है। बदले में रिको डिजी को अपना स्क्वाड लीडर बनाता है। उस रात बाद में रफनेक्स ने जश्न मनाया। रिको आखिरकार डिजी के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे अपने कमरे में बुलाता है, जहां वे मस्ती करने लगते हैं। उनका मजेदार समय तब खत्म हो जाता है जब रास्कजक रिको को उनके द्वारा अभी प्राप्त संकट कॉल के बारे में सचेत करता है, लेकिन कम से कम लेफ्टिनेंट उन्हें तैयार होने के लिए 20 मिनट देता है, इसलिए नया जोड़ा पहले अपनी गतिविधियां समाप्त कर लेता है। अगले दिन यूनिट ग्रह पी की ओर रवाना होती है, जहां से संकट की सूचना आई थी। वहां सार्जेंट को अचानक एक उड़ता हुआ कीड़ा ले जाता है, इसलिए रास्कजक को उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसे गोली मारनी पड़ती है। फिर वह अपनी टुकड़ी से कहता है कि अगर वह कभी पकड़ा जाता है तो उसके लिए भी ऐसा ही किया जाए। इस अचानक नुकसान के कारण रिको को सार्जेंट के पद पर पदोन्नत किया जाता है और रास्कजक उसे टीम का नेतृत्व करने का आदेश देता है। पी में बेस पर पहुंचने पर उन्हें हर जगह मृत और कटे फटे शवों के अलावा कुछ नहीं मिला। बेस के बीच में एक छेद है, जिसका उपयोग कीड़े आक्रमण करने के लिए करते हैं। उन्हें कुछ भयावह भी पता चलता है। सभी शवों के सिर में एक खाली छेद है, जिसका अर्थ है कि एक कीड़े ने सैनिकों के मस्तिष्क को चूसा। अचानक उन्हें एक टूल कैबिनेट से आती हुई आवाज सुनाई देती है। जब वे इसे खोलते हैं तो उन्हें एक भयभीत जनरल मिलता है, जो बताता है कि सैनिकों के दिमाग को चूसने से पहले बग ने उन्हें मुख्यालय को कॉल करने के लिए नियंत्रित किया था, जिसका अर्थ है कि संकट कॉल एक चाल है। उस समय हजारों कीड़े उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। रफनेक अपने हथियारों और बेस की तोपों के साथ कीड़ों का सामना करते हैं, उन जीवों को मारते हैं जो उनकी दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से एक नए प्रकार का उड़ने वाला कीड़ा लड़ाई में शामिल हो जाता है, जिससे मनुष्यों के लिए खुद का बचाव करना मुश्किल हो जाता है। अपने शूटिंग कौशल के साथ रिको ने बग को नीचे गिराने में कामयाबी हासिल की, उनमें से एक, लेकिन यह जनरल के ठीक ऊपर गिरता है, जिससे गलती से उसकी मौत हो जाती है। लड़ाई के बीच में रास्कजक ने रिको को मदद के लिए मुख्यालय को कॉल करने का आदेश दिया, और जब रिको निकासी के लिए कहता है तो और भी कीड़े आते रहते हैं। यह केवल समय की बात है कि वे कब खत्म हो जाएंगे, इसलिए जब रिको ने रास्कजक को सूचित किया कि मदद आ रही है तो लेफ्टिनेंट ने यूनिट को फिर से संगठित होने का आदेश दिया। जब कीड़े आखिरकार दीवारों के ऊपर पहुंच जाते हैं और सैनिक अपनी आखिरी गोलियां इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कारमेन का हवाई जहाज उन्हें लेने आता है। अचानक एक टैंकर उनके नीचे से निकलता है और रास्कजक के पैरों को चीर देता है, इसलिए रिको को अपना वादा पूरा करना चाहिए और दयापूर्वक रास्कजक को मारना चाहिए। डिजी तेजी से काम करती है और टैंकर के मुंह में ग्रेनेड फेंककर उसे मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसका ध्यान भटक जाता है और बदले में उसे एक और बग द्वारा चाकू मार दिया जाता है। क्रोधित रिको और एस बग को मार देते हैं और डिजी को जहाज में चढ़ने में मदद करते हैं, जबकि एक नया टैंकर आता है और दीवार को जला देता है। उस पल जहाज ग्रह से उड़ जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से डिजी अपने घावों के कारण दम तोड़ देती है और मर जाती है। कॉकपिट में रिको जेंडर और कारमेन के पास जाता है और ग्रह पी पर बमबारी का आदेश देता है। कारमेन हैरान होकर खुश है कि रिको जिंदा है। हालांकि रिको का मूड खराब है, क्योंकि उसने कई सैनिकों को खो दिया है। उसका अनुरोध भी बहुत बुरा है। स्काई मार्शल के पास पी के लिए अलग योजनाएं होने के कारण भी इनकार किया गया। कुछ क्षण बाद रिको और अन्य लोग डिजी को अपना सम्मान देते हैं और उसके ताबूत को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। कुछ ही समय बाद कार्ल, जो अब एक कर्नल है, आता है और अपने दोस्तों से फिर से मिलता है। वह पी पर रफनेक्स यूनिट भेजने के लिए माफी मांगता है और समझाता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि ग्रह पर एक ब्रेन बग है, भले ही इसके लिए दर्जनों लोगों की जान चली जाए।
अब उन्हें पुष्ट खुफिया जानकारी मिल गई है, वे एक उचित मिशन सेट करने में सक्षम होंगे। कार्ल फिर रिको को रफनेक्स के नए लेफ्टिनेंट और नेता के रूप में बढ़ावा देता है। बाद में वे ग्रह पी पर वापस उतरते हैं, जहां रिको रफनेक्स के नए सदस्यों से मिलता है। जैसे ही रिको उनका स्वागत करता है, बग अंतरिक्ष में प्रकाश प्लाज्मा शूट करना शुरू कर देते हैं। इस समय कारमेन का जहाज सीधे टकराता है और 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिससे कप्तान उन्हें जहाज छोड़ने और खाली करने का आदेश देता है। बचाव डेक पर जाते समय कप्तान लड़खड़ा जाता है और एक दरवाजे की सील से फंस जाता है। कारमेन उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन कप्तान उसे खुद को बचाने का आदेश देता है। कारमेन और जेंडर भाग जाते हैं और एक पॉड के जरिए भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पॉड में आग लग जाती है और वह एक पहाड़ी गुफा में जा गिरता है, जहां वे कीड़ों से घिर जाते हैं। कारमेन रिको को उनके स्थान के बारे में सचेत करती है। वह और जेंडर दुश्मन से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, इससे पहले कि कीड़े उन दोनों को अक्षम कर दें। रेडियो पर उनकी चीख सुनकर रिको को लगता है कि वे पहले ही मर चुके हैं और वह अपनी यूनिट को गुफा की सुरंगों के माध्यम से ब्रेन बग को खोजने के लिए अपने मिशन को जारी रखने का आदेश देता है। इस बीच यह पता चलता है कि कीड़ों ने अभी तक कारमेन और जेंडर को नहीं मारा है, उन्हें चाकू मारा गया है, लेकिन उन्हें ब्रेन बग के लिए कैदी के रूप में भी रखा जा रहा है। जब यूनिट गुफा से नीचे जा रही होती है तो रिको को अचानक यह आभास होता है कि कारमेन अभी भी जीवित है, इसलिए वह अपनी यूनिट को मिशन जारी रखने का आदेश देता है, जबकि एस और शुगर उसके साथ कारमेन की खोज में जाते हैं। कारमेन और जेंडर की बात करें तो वे उस विशालकाय ब्रेन बग से भयभीत हैं जो आखिरकार खुद को दिखाता है। जेंडर कारमेन को एक चाकू थमाता है, इससे ठीक पहले कि वह बुरा कीड़ा जेंडर के दिमाग को चूसने के लिए अपने नुकीले दांत का इस्तेमाल करे। जब कारमेन की बारी आती है तो वह चाकू का इस्तेमाल करके ब्रेन बग के दांत को काट देती है। एक बग कारमेन को इसके लिए दंडित करने वाला होता है, लेकिन ब्रेन बग उसे रोक देता है, क्योंकि रिको, एस और शुगर हाथ में परमाणु बम लेकर आ रहे होते हैं। जैसे ही कारमेन धीरे धीरे रिको के पास जाती है, ब्रेन बग भी पीछे हट जाता है और एस टीम को सचेत करता है कि बग उनकी दिशा में जा रहा है। ब्रेन बग के चले जाने के बाद दूसरे बग हमला करना शुरू कर देते हैं। संघर्ष में शुगर घायल हो जाती है, फिर वह अपना बलिदान दे देता है। परमाणु बम को सक्रिय करके रिको, कारमेन और एस बच निकलते हैं। विस्फोट से सभी कीड़े मर जाते हैं, लेकिन सुरंग भी बंद हो जाती है। जब तीनों आखिरकार गुफा से बाहर निकलते हैं तो वे सभी सैनिकों को जश्न मनाते हुए देखते हैं। तब पता चलता है कि मस्तिष्क के कीड़े को जिम ने पकड़ लिया है और उसे जाल में खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। कार्ल उसके पास जाता है और उसके दिमाग को पढ़ता है, जिससे पता चलता है कि दिमागी बग डर गया है। जब सभी जीत की खुशी मना रहे थे तो रिको ने कार्ल से पूछा कि क्या वह वही है जिसने उसे मानसिक रूप से बताया था कि कारमेन जीवित है, जिस पर कार्ल ने कहा कि यह गोपनीय है। लड़ाई के बाद कारमेन को बेड़े के कप्तान के रूप में पदोन्नत किया जाता है और रिको और एस प्रसिद्ध सैनिक बन जाते हैं। सेना उन्हें और पकड़े गए बग का उपयोग अपने संगठनों का विज्ञापन करने और अधिक लोगों को मोबाइल पैदल सेना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए करती है, जो आगामी चुनौतियों के लिए तैयार है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।